नमस्कार शिक्षार्थियों। आज हम गणित शिक्षण विषय के अंतर्गत यूनिट संख्या 1 के टॉपिक भारतीय गणितज्ञों का गणित के क्षेत्र में योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम मुख्य रूप से भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, लीलावती और श्रीनिवास रामानुजन के गणितीय योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम महान गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वितीय के बारे में जानेंगे। छात्रों, भास्कराचार्य द्वितीय के जन्म के बारे में जानकारी हमें उनके द्वारा ही लिखे गए ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि से प्राप्त होती है। इनका जन्म 1114 ईस्वी में बीजापुर, मैसूर प्रांत में हुआ था। इनके पिता महेश्वर, जो इनके गुरु भी थे, अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि की रचना इन्होंने 1150 ईस्वी में 36 वर्ष की उम्र में की थी। सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ को भास्कराचार्य ने 4 खंडों या अध्यायों में बांटा हुआ है। ये खंड लीलावती, बीजगणित, गोलाध्याय तथा ग्रहगणित हैं। इन्होंने प्रथम खंड का, जो अंकगणित से संबंधित है, लीलावती नाम क्यों रखा, इसके बारे में कई भ्रांतियां प्रचलित हैं। कई लोग लीलावती नामकरण का अर्थ इनकी अपनी पुत्री लीलावती से जोड़ते हैं, तो कई लीलावती संबोधन को उस समय के लेखन की परिपाटी का अंग मानते हैं। नामकरण के मूल में चाहे जो भी कारण रहा हो, लीलावती वास्तव में एक रोचक और दुर्लभ ग्रंथ है। इसमें 278 पद्य हैं। सिद्धांत शिरोमणि के अतिरिक्त भास्कराचार्य ने अनेक दुर्लभ ग्रंथ लिखे हैं। इनमें करण कौतूहल, समय सिद्धांत शिरोमणि, सूर्य सिद्धांत आदि प्रमुख हैं। छात्रों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि यदि किसी संख्या को हम शून्य से भाग देते हैं तो परिणाम अनंत आता है। उसी प्रकार से यदि किसी संख्या में अनंत जोड़ दिया जाए या अनंत में कोई संख्या जोड़ी जाए तो परिणाम अनंत होगा। अनंत में से कोई संख्या घटाने पर भी हमें परिणाम अनंत ही प्राप्त होता है। भास्कराचार्य ही विश्व के वे प्रथम गणितज्ञ थे जिन्होंने किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर परिणाम में अनंत की कल्पना की। इसके बारे में वे लिखते हैं कि जिस प्रकार अनंत और अच्युत ईश्वर में प्रलय के समय बहुत से भूत गुणों का प्रवेश हो जाने से अथवा सृष्टि के समय उनके निकल जाने से कोई विकार नहीं होता, उसी प्रकार इस शून्य हर वाली राशि में बहुत बड़ी संख्या को भी जोड़ने अथवा घटाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। क्षेत्रमिति के क्षेत्र में भी भास्कराचार्य ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्रफल और घनफल के बारे में महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं। जैसे स्फीयर यानी गोले के क्षेत्रफल के बारे में उनका सूत्र है, एरिया ऑफ स्फीयर बराबर होगा 4 गुणे एरिया ऑफ सर्किल। गोले के घनफल या क्यूबिक एरिया ऑफ स्फीयर के बारे में उनका सूत्र है कि गोले का क्षेत्रफल गुणे 1/6 गुणे डायमीटर यानी व्यास। छात्रों, आप सभी क्रमचय संचय से परिचित होंगे, यानी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। भास्कराचार्य ने परम्यूटेशन
एंड कॉम्बिनेशन को अंक पास बोला। इस विषय पर उनके द्वारा खोजे गए एक सिद्धांत को हम आज भी काम में ला रहे हैं, जो इस प्रकार है। आर वस्तुओं की क्रमचय संख्या बराबर होगी फैक्टोरियल आर बटे फैक्टोरियल के इंटू एल फैक्टोरियल, जहाँ पर के और एल क्या हैं? भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं। इस प्रकार से भास्कराचार्य के अंक पास से हमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी होती है। करणी यानी सर्ट्स के बारे में भी भास्कराचार्य का ज्ञान बहुत अच्छा था। उनके ग्रंथों से यह बात स्पष्ट होती है। एक त्रिभुज की भुजाएं √13 और √5 हैं। अगर उनका क्षेत्रफल 4 है तो आधार की लंबाई बताओ। ऐसे उदाहरण व हल भास्कराचार्य के ग्रंथ में दिखाई देते हैं। घन समीकरण यानी क्यूबिक इक्वेशन और द्विवर्गात्मक समीकरण यानी कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का विवरण भी भास्कराचार्य के ग्रंथों में मिलता है। जैसे यहाँ पर 2 उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें पहला है x की घात 3 + 12x बराबर 6 की घात 2 + 35, जो कि घन समीकरण है, और x की घात 4 - 2x की घात 2 - 400x बराबर 9999 जैसी द्विवर्गात्मक समीकरण का पूर्ण हल सिद्धांत शिरोमणि के दूसरे अध्याय बीजगणित में पाया जाना यह सिद्ध करता है कि भास्कराचार्य इस क्षेत्र में उस समय अग्रणी थे। डिफरेंशियल कैलकुलस के क्षेत्र में भी भास्कराचार्य ही वे प्रथम गणितज्ञ थे जिन्होंने डिफरेंशियल कोफिशिएंट से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत किए थे। रॉल्स थ्योरम के आधारभूत तत्वों को भी भास्कराचार्य ने अपने ग्रहगणित ग्रंथ में दिया हुआ है। त्रिकोणमिति के क्षेत्र में भी भास्कराचार्य का ज्ञान उच्च कोटि का था। उन्होंने अपने गोलाध्याय में त्रिकोणमिति संबंधी समस्याओं और उनके हल की विस्तृत चर्चा की हुई है। भास्कराचार्य कई बातों में अपने समय से बहुत आगे थे। पृथ्वी के गोल होने का प्रमाण देते हुए वे गोलाध्याय में क्या लिखते हैं कि गोले की परिधि का 100वां भाग एक सीधी रेखा प्रतीत होता है। हमारी पृथ्वी भी एक विशाल गोला है। मनुष्य को उसकी परिधि का एक बहुत छोटा भाग दिखाई देता है, और इसी कारण से हमें पृथ्वी गोल न दिखकर चपटी दिखती है। न्यूटन से बहुत पहले भास्कराचार्य को गुरुत्वाकर्षण शक्ति का ज्ञान हो चुका था। उन्होंने धारिकात्मक शक्ति कहा था इसे। वे लिखते हैं, पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति के जोर से सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, इसलिए सभी पदार्थ इस पर गिरते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि न्यूटन से पहले भास्कराचार्य गुरुत्वाकर्षण के बारे में पूर्ण जानकारी रखते थे। इस तरह अगर भास्कराचार्य की गणित संसार को जो देन है उस पर विचार करते रहा जाए तो एक विशाल ग्रंथ तैयार हो जाएगा। भास्कर अर्थात सूर्य के भी आचार्य जैसे नाम को सार्थक करने वाले इस महान गणितज्ञ और ज्योतिषविद की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। छात्रों,
अब हम आर्यभट्ट की चर्चा करेंगे। गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट नाम से दो महान गणितज्ञ हुए, जिन्हें आर्यभट्ट प्रथम और आर्यभट्ट द्वितीय कहा जाता है। परंतु हम यहाँ पर आर्यभट्ट प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। आर्यभट्ट प्रथम का जन्म 476 ईस्वी में वर्तमान पटना के निकट कुसुमपुर, जो कि पाटलिपुत्र नगर के आसपास है, में पैदा हुए थे। इन्होंने 499 ईस्वी में आर्यभट्टीय नामक पुस्तक लिखी थी। छात्रों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आर्यभट्ट द्वितीय, जिनका जन्म 950 ईस्वी के लगभग हुआ था, और उन्होंने महाआर्य सिद्धांत नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी। इन्हें हम आर्यभट्ट द्वितीय कहते हैं। आर्यभट्टीय सार रूप से लिखा हुआ एक छोटा ग्रंथ है। इसमें कुल 121 श्लोक हैं। प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने अपनी टीका में प्रारंभ तथा समाप्ति के 3 श्लोकों को छोड़कर इस कार्य को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। पहला भाग गीतिका छंद में लिखा गया है और इसमें 10 श्लोक हैं, जिस कारण से ब्रह्मगुप्त ने इसे 10 गीतिका नाम दिया। दूसरे भाग में 108 श्लोक हैं और यह आर्यव्रत छंद में लिखा हुआ है। ब्रह्मगुप्त ने इस भाग को आर्याष्ट शतम नाम दिया। आर्याष्ट शतम के अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांट सकते हैं, और ये भाग हैं गणितपाद, कालिक्रियापाद और गोलपाद। गोलपाद ग्रंथ अत्यंत लघु है और इसमें केवल 11 श्लोक हैं, परंतु इन 11 श्लोकों में ही आर्यभट्ट ने अत्यधिक सामग्री प्रस्तुत की है। इस ग्रंथ में संख्या लिखने की विचित्र रीति का उल्लेख आर्यभट्ट ने किया हुआ है। अक्षर संकेत सिद्धांत, जिसका आविष्कार आर्यभट्ट प्रथम ने ही किया है, इसमें अंकों को वर्णमाला के अक्षरों द्वारा प्रकट किया जाता है। स्वरों को छोड़कर देवनागरी वर्णमाला में 25 वर्गीय व्यंजक होते हैं और 9 अवर्गीय व्यंजक होते हैं। 1 से लेकर के 25 तक के अंकों को हम इन वर्गीय व्यंजनों द्वारा दिखाते हैं। जैसे कि खा के लिए हम 2 होगा, चा के लिए 6 होगा, और इसी प्रकार से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस व्यंजन के लिए उस क्रम की संख्या हम दे देंगे। 9 अवर्गीय व्यंजनों, जो कि या, रा, ला, वा, सा और हा इत्यादि के द्वारा 30, 40, 50, 60, 70 ऐसी संख्याओं को प्रकट किया जाता है। और जो स्वर हैं, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इनसे हम क्रमशः 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 3, 4 इस तरह की संख्याओं को प्रकट करते हैं। तो जैसे हमें 32, जैसे कि हम जानते हैं 3 और 2 32 होता है, तो उसको आधा खा और या इसके द्वारा दर्शाया गया है। खा यानी जो कि क्या है, एक वर्गीय व्यंजक है और उसका स्थान दूसरा है, तो खा के लिए 2, और या जो कि अवर्गीय व्यंजक है उसके लिए कौन सा अंक है, 30।
तो 32 को हम खा और या इन दो अक्षर संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं। उसी तरीके से अगर हमें 3,20,000 को अक्षर संकेत में प्रकट करना है तो हम इस तरीके से प्रकट करेंगे जैसा कि दर्शाया गया है। 300 के लिए गी यानी गा और उस पर छोटे ई की मात्रा अक्षर संकेत होगा। और इसी तरीके से हम किसी भी संख्या को हम अक्षर संकेत के रूप में प्रकट कर सकते हैं। इस विधि को आर्यभट्ट ने बताया। आर्यभट्ट प्रथम से पहले हालांकि वर्गमूल निकालने की विधि जैन गणितज्ञों ने बता रखी थी, परंतु उसका स्पष्टीकरण आर्यभट्ट के द्वारा ही संभव हो पाया। स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने क्या कहा है, अंतिम वर्ग स्थान में से बड़ी जो वर्ग संख्या घट जाए उसे घटा दो। इसके पश्चात सदैव वर्गमूल के दोगुने से आवर्ग स्थान नॉन स्क्वायर प्लेस को भाग दो। भाग करने से प्राप्त भागफल के वर्ग को आगे के वर्ग स्थान में से घटाओ। भागफल की ओर प्रथम पंक्ति में रखी गई संख्या वर्गमूल सूचित करती है। इस विवरण को हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। आर्यभट्ट ने इकाई, सैकड़ा, 10,000 आदि विषम स्थानों को वर्ग स्थान और दहाई, हजार, लाख आदि सम स्थानों को अवर्ग स्थान माना है। यहाँ पर एक संख्या 50,625 दी गई है जिसका कि हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। इसमें 5, 6 और 5 वर्ग स्थान और 0 तथा 2 अवर्ग स्थान हैं जिन्हें क्रमशः सही और गलत यानी क्रॉस के निशान से दर्शाया गया है। अब यहाँ पर अंतिम वर्ग स्थान क्या है, बाईं ओर का जो 5 है और बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या जो कि उसे घटाने पर कौन सी हो सकती है, वो है 4। तो हमने 5 को 4 से घटा लिया है और घटाने पर शेष आया है 1। अब आगे क्या कहा गया है, इसके पश्चात सदैव वर्गमूल के दोगुने से आवर्ग स्थान को भाग दो। तो वर्गमूल का दोगुना क्या है, यहाँ पे वर्गमूल 2 है तो उसका दोगुना 4 हुआ, यानी 4 से आवर्ग स्थान जो कि 10 हो गया है उसको हम भाग देते हैं। तो भाग 2 बार जाएगा यानी 4 दूनी 8। अब हम 10 में से 8 को घटा लेंगे तो वर्गमूल अब क्या बन जाएगा, 22। इसके पश्चात वर्गमूल के दोगुने से भाग देने पर वर्गमूल पहले आया 22, 22 का दोगुना 44। 44 को हम जब भाग देंगे तो हमें वर्गमूल का तीसरा अंक प्राप्त हो जाएगा और भाग देने पर जो भागफल आ रहा है वो 5 आ रहा है। तो इस प्रकार से हमें पहले वर्गमूल का पहला अंक मिला 2, फिर उसके बाद वर्गमूल का दूसरा अंक मिला 2 और फिर वर्गमूल का तीसरा अंक मिला 5। तो 50,625 का वर्गमूल हमें 225 इस प्रकार से प्राप्त हुआ। छात्रों, पाई बराबर 3.1416 लगभग इस मान से हम सभी लोग आज परिचित हैं। विश्व में सबसे पहले आर्यभट्टी में ही पाई के मान को प्रदर्शित करने वाला यह श्लोक लिखा हुआ था, जिसका अर्थ है कि एक गोला
जिसका व्यास 20,000 है, उसकी जो परिधि का घेरा है वो कितना होगा? 62,832 के लगभग। और इसी के आधार पर हमें पाई बराबर परिधि बटे व्यास की मदद से 3.1416 पाई का मान प्राप्त होता है, जो कि आर्यभट्ट के द्वारा यानी आर्यभट्ट प्रथम के द्वारा दिया गया है। केवल अंकगणित ही नहीं, बीजगणित में भी आर्यभट्ट बहुत अग्रणी थे। बीजगणित की राशियों के जोड़, बाकी, गुणा और भाग के अतिरिक्त भिन्नों के हरों को सामान्य हरों में बदलने की रीति, भिन्न से गुणा और भाग देने की रीति, बीजगणित के कुछ साधारण सूत्र जैसे a+b का स्क्वायर बराबर a² + b² + 2a × b तथा भिन्न भिन्न प्रकार के समीकरणों को हल करने की विधि आर्यभट्टी में दी गई है। आर्यभट्ट ने समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर भी अपनी लेखनी सुनियोजित ढंग से चलाई। यहाँ दर्शाए गए बीजगणितीय सर्वसमीकाओं के दर्शन हमें प्रथम बार आर्यभट्टी में ही मिलते हैं। आर्यभट्ट केवल गणितज्ञ ही नहीं, एक महान खगोल विज्ञान के विद्वान थे। उन्होंने संसार के सम्मुख यह कहने का साहस किया कि ब्रह्मांड की दिन प्रतिदिन की गतिशीलता का कारण पृथ्वी का धुरी के सहारे घूमते रहना है। लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री थी। लीलावती का अर्थ सौंदर्य से है। फैजी ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि लीलावती के बारे में ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि लीलावती का विवाह नहीं होगा या लीलावती को विवाह नहीं करना चाहिए, परंतु भास्कराचार्य ने उसके विवाह का एक शुभ मुहूर्त खोज निकाला। उन्होंने समय सूचना के लिए नाड़िका यंत्र स्थिर कर दिया। यह तांबे का एक बर्तन होता है और इसके पैंदे में एक छोटा सा छेद होता है। इस छेद में से पानी जमा होता रहता है, जिससे समय की सूचना मिलती है। वास्तव में यह एक प्रकार की जलघड़ी थी, जिसका पहले समय में गणना कार्य के लिए प्रयोग किया जाता था। लीलावती ने जब कौतूहलवश नाड़िका यंत्र में झांका तो उसका एक मोती बर्तन में गिर गया। मोती छेद के मुंह में पड़ जाने से पानी का आना रुक गया और इस प्रकार विवाह का शुभ मुहूर्त निकल गया। इससे भास्कराचार्य और लीलावती दोनों को अत्यंत दुख हुआ। भास्कराचार्य ने अपनी पुत्री को सांत्वना देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे नाम का एक ऐसा ग्रंथ लिखूंगा जो अमर कृति बन जाएगा। इसी आशय से भास्कराचार्य ने अंकगणित पर एक पुस्तक लिखी, जिस पर वह वर्षों से मेहनत कर रहे थे, और इसका नाम उन्होंने लीलावती अंकगणित रखा। भास्कराचार्य ने केवल लीलावती ग्रंथ की ही रचना नहीं की, बल्कि 3 अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना भी की, जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। लीलावती ने गणित के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। लीलावती की अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने प्रशंसा की है। कहा जाता है कि अकबर ने फैजी से इसका फारसी में अनुवाद करवाया था। कुछ विद्वान फैजी की उपर्युक्त कथा में विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने यह मत व्यक्त किया है कि लीलावती भास्कराचार्य की पत्नी थी, क्योंकि उसके लिए
सखे संबोधन का प्रयोग मिलता है, परंतु अधिकतर विद्वान इस मान्यता को स्वीकार नहीं करते हैं। लीलावती नामकरण के पीछे जो कोई भी रहस्य क्यों न रहा हो, इतना अवश्य स्वीकार किया जाएगा कि वास्तव में यह एक अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अनेक उदाहरण बुद्धि को झकझोर देते हैं और आसानी से समझ में नहीं आते हैं। यही कारण है कि एक विद्वान ने लिखा है कि भास्कराचार्य के लिखे हुए को या तो स्वयं भास्कर ही समझ सकते हैं या सरस्वती या फिर ब्रह्मा, हमारे जैसे लोगों के बस की बात नहीं है। लीलावती में संख्या पद्धति का जो आधारभूत तथा सृजनात्मक प्रतिपादन किया गया है वह आधुनिक अंकगणित तथा बीजगणित की रीढ़ है। लीलावती के काव्यपूर्ण सरस प्रश्न आज भी कला तथा विज्ञान के संगम के अनूठे उदाहरण हैं। भास्कराचार्य द्वारा बीजगणित की अनिर्णित समीकरणों के समाधान के लिए प्रयुक्त चक्रावात विधि की प्रसिद्ध विद्वान हेकल ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। इसी नियम का 1657 में फर्मेट ने प्रयोग किया। लीलावती का आदि अंग्रेजी अनुवाद सन 1816 में टेलर ने किया था। फारसी में उसका अनुवाद फैजी ने 1587 में किया था। लीलावती में पूर्णांक और भिन्न, त्रैराशिक ब्याज, व्यापार गणित, मिश्रित श्रेणियाँ, क्रमचय और थोड़ा सा बीजगणित है। संख्या पद्धति के वितरण नियम को लीलावती के 5वें श्लोक के पूर्वार्ध में इस तरह से दर्शाया गया है। इस श्लोक का अर्थ है कि गुणक को खंड करके खंडों से गुण्य को गुणा कर अंकों को यथास्थान एक दूसरे के नीचे लिखकर योग करें, जिसका संकेत रूप a इंटू बी प्लस सी बराबर होगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी। लीलावती के 6ठे श्लोक के उत्तरार्ध में लिखा है, इष्ट अंक से घटाएं गए गुणक से गुण्य को गुणा कर उसमें इष्ट अंक से गुणित गुण्य को जोड़ने अथवा घटाने से गुणनफल प्राप्त होता है, जिसका संकेत होगा x इंटू वाई बराबर होगा x माइनस ए ब्रैकेट में इंटू वाई प्लस ए वाई, या फिर x इंटू वाई बराबर होगा x प्लस ए ब्रैकेट में इंटू वाई माइनस ए वाई, जहाँ पर a कोई भी काल्पनिक संख्या हो सकती है। लीलावती के 7वें श्लोक के पूर्वार्ध में भाग देने की क्रिया घटाने की पुनरावृत्ति के रूप में परिभाषित की गई है, जैसे संकेत के रूप में यहाँ दर्शाया गया है x माइनस वाई माइनस वाई माइनस वाई पी बार बराबर q। इसको हम लिख सकते हैं x बराबर p इंटू वाई प्लस q, अर्थात x बटे y का भागफल p होगा और शेष फल q होगा। भाग का निरसन नियम लीलावती के 7वें श्लोक के उत्तरार्ध में दिया गया है, जिसमें कहा गया है, अगर भाज्य और भाजक में समान अपवर्त्य हो तो दोनों को इससे भाग दे देना चाहिए। वेदों में जो सिद्धांत सूत्र रूप में थे उनकी पूर्ण अभिव्यक्ति लीलावती में देखने को मिलती है। प्राइमरी स्कूल के एक अध्यापक तीसरी कक्षा के अपने विद्यार्थियों से
साझा कर रहे थे कि किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर भागफल 1 होता है। सब बच्चे चुपचाप सुनते रहें, परंतु एक से न रहा गया और वह एकदम से खड़ा होकर बोला, सर, क्या यह नियम शून्य पर भी लागू होता है? अपने अध्यापक को भी इतनी छोटी सी अवस्था में इस प्रकार के गूढ़ प्रश्नों द्वारा चक्कर में डालने वाले महानुभाव और कोई नहीं, प्रख्यात गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन थे। तीसरी कक्षा में ही उन्होंने बीजगणित आदि का इंटरमीडिएट कक्षाओं तक का पाठ्यक्रम समाप्त कर दिया था और चौथी कक्षा में आते आते बीए की त्रिकोणमिति के कठिन प्रश्न हल करने लगे थे। ऐसी ही एक विचित्र कहानी मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कार्यालय में बहुत पहले घटी। मध्य अवकाश के समय जब सभी कर्मचारीगण चाय आदि पीने के लिए बाहर चले गए तो चेयरमैन सर फ्रांसिस स्प्रिंग ने अचानक कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्हें फर्श पर गिरा हुआ कागज का एक पन्ना दिखाई दिया। उन्होंने उसे उठाकर पढ़ना शुरू किया। वह आश्चर्यचकित होकर बोले, ओह, यह क्या? इसमें तो गणित के अत्यंत कठिन प्रश्नों को हल किया गया है। उन्होंने एक बार पुनः कार्यालय में चारों तरफ नज़र दौड़ाई। इस बार उन्होंने देखा कि एक दुबला पतला व्यक्ति अपनी मेज से चिपका हुआ कुछ लिखने में खोया हुआ है। उस व्यक्ति के पास पहुंचकर अधिकारी ने पूछा, तुम अकेले बैठे बैठे यहाँ क्या कर रहे हो? जी, गणित के सवाल हल कर रहा हूँ। क्या यह तुम्हारा ही लिखा हुआ है? जी हाँ, मेरा ही लिखा हुआ है। तुमने यह गणित कहाँ से सीखी है? देवी नागगिरी की कृपा से अपने आप। ऐसी प्रतिभा के धनी श्रीनिवास रामानुज का जन्म 22 दिसंबर 1887 को मद्रास के तंजौर जिले में स्थित इरिद नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही ये गणितीय प्रतिभा के धनी थे। 17 वर्ष की आयु में इन्होंने सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त करते हुए हाई स्कूल की परीक्षा प्राप्त की। छात्रवृत्ति के बल पर ही कॉलेज में प्रवेश भी ले लिया, परंतु यहाँ पर इनका गणित प्रेम इनके साथ धोखा दे गया। गणित के अध्ययन में डूबे रहने के कारण ये अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए। फलस्वरूप इनकी छात्रवृत्ति बंद हो गई और साथ ही इस निर्धन छात्र की पढ़ाई का भी यहीं से अंत हो गया। पर ये अपनी लगन के पक्के थे, घर पर ही गणित की पढ़ाई में जुट गए। इस बीच इनका विवाह हो गया और अब इनके सामने अपने अतिरिक्त कुनबे का भी पेट भरने की समस्या आने लगी। स्वाभिमानी व्यक्तित्व किसी से मदद भी नहीं ले सकता था। अंत में बहुत दिन मारे मारे फिरने के बाद 25 वर्ष की अवस्था में 25 रुपये मासिक वेतन पर इन्होंने पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्की की नौकरी की। क्योंकि रामानुजन की शिक्षा कॉलेज स्तर पर औपचारिक रूप से बहुत कम हुई, अतः रामानुजन ने अनेक परिणामों को स्वाध्याय से ही निकाला। उन्होंने अनेक ज्ञात परिणामों को बिना किसी सहायता के पुनः स्थापित किया और कई परिणाम ऐसे ज्ञात किए जो उनकी सूझबूझ और अंतर्दृष्टि के परिचायक थे। 15 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने मैजिक स्क्वायर की रचना के नियम जान लिए थे। इसके बाद ज्यामिति में कार्य प्रारंभ किया। यहाँ उन्होंने वृत्त को वर्ग के रूप में व्यक्त करने के प्रश्न पर विचार किया
और यहाँ तक पहुँच गए कि उन्होंने पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि की माप इतनी शुद्धता से ज्ञात की कि सही माप से केवल कुछ फीट का अंतर रह गया। सभी पूर्ण संख्याएं रामानुजम की मित्र थीं। एक बार जब वे बीमार थे और उन्हें देखने के लिए मिस्टर लिटिलवुड टैक्सी नंबर 729 से आए, तो रामानुजम ने 729 के विषय में कहा कि यह ऐसी छोटी संख्या है जिसे दो संख्याओं के घनों के रूप में दो भिन्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। बीजगणितीय सूत्र, अपरिमित श्रेणी के रूपांतरण आदि में रामानुजम की अंतर्दृष्टि अचंभे में डालने वाली थी। इस दृष्टि से उनकी तुलना आयलर तथा जैकोबी से की जा सकती है। उनकी कार्यविधि आगमनात्मक होती थी, उदाहरणों से प्रारंभ करते हुए आगमन द्वारा व्यापकीकृत परिणामों पर जा पहुँचते थे। इनका प्रथम लेख गणित शास्त्र संख्या के मुख्य पत्र में प्रकाशित हुआ। इन्होंने इन्हीं दिनों प्रोफेसर हार्डी, जो कैम्ब्रिज में गणित के प्रोफेसर थे, को अनुनय विनय से पूर्ण एक पत्र लिखा तथा साथ ही अपनी गणित की 120 थ्योरम को भी भेजा। प्रोफेसर थॉमस हार्डी को भेजे गए 120 थ्योरम में से हार्डी ने 15 थ्योरम छांटे, जो रामानुजम के कार्य के यथेष्ट परिचायक थे। उन्होंने पाया कि इसमें से कुछ ऐसे थे जिनके विषय में स्वयं हार्डी आश्चर्यचकित थे। इनमें एलिप्टिक इंटीग्रल, हाइपर ज्योमेट्री सीरीज और डाइवर्जेंट सीरीज पर भी उदाहरण शामिल थे। यद्यपि यूरोप में इन प्रश्नों पर पहले से विचार हो रहा था, परंतु रामानुजम को इस संबंध में कुछ भी पता न था और उनके द्वारा किया गया कार्य पूर्णतः मौलिक था। डॉक्टर हार्डी उनकी प्रतिभा से बहुत ही प्रभावित हुए। उन्हीं के प्रयास से इन्हें मद्रास विश्वविद्यालय से छात्रवृत्ति मिल गई और साथ ही इंग्लैंड जाने की अनुमति भी। रामानुजम ने वहाँ जाकर जो कुछ करके दिखाया तथा जो कुछ वे बनकर यहाँ लौटे, उससे किसी भी भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा उठ जाता है। सन 1941 ईस्वी में जब ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो डॉक्टर नोबेल भारत आए, तो डॉक्टर हार्डी ने उनसे रामानुजन से मिलने तथा उनको कैम्ब्रिज लाने का अनुरोध कर दिया था। भारत आने पर प्रोफेसर नोबेल ने रामानुजन से भेंट की। उन्होंने नोबेल महोदय की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। इस पर नोबेल महोदय ने उनको 250 पाउंड की छात्रवृत्ति देने के अतिरिक्त व्यय तथा यात्रा व्यय देने को भी स्वीकार किया। इससे 60 रुपये प्रति मास अपनी माता को देने का प्रबंध करके 17 मार्च 1884 को रामानुजम मिस्टर नोबेल के साथ रवाना हो गए। 20 फरवरी 1918 को आप रॉयल सोसाइटी के फेलो बनाए गए। 27 फरवरी 1919 को आप लंदन से भारत के लिए रवाना हुए और 27 मार्च को बम्बई पहुँचे। विदेश में रहने पर जलवायु अनुकूल न होने के कारण आप अस्वस्थ रहने लगे। स्वास्थ्य खराब होने से इनको कावेरी कोटू मंडी ले जाया गया। वहाँ से वे कुंभकोणम ले जाए गए। उनका स्वास्थ्य दिन पर दिन
बिगड़ता ही गया, लेकिन मस्तिष्क का प्रकाश अंत तक बंद नहीं हुआ। मृत्यु तक वह काम में लगे रहें। मॉक थीटा फंक्शंस पर उनका सारा कार्य मृत्युशैया पर ही हुआ। हालत खराब होते देख वे मद्रास ले जाए गए। 26 अप्रैल 1920 को मद्रास के पास चेतपुर ग्राम में विश्वविख्यात गणितज्ञ का स्वर्गवास हो गया। तो छात्रों, इस वीडियो के अंतर्गत हमने भारतीय गणितज्ञों के बारे में चर्चा की, जिसमें भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, लीलावती और रामानुजम के बारे में हमने पढ़ा और जाना। धन्यवाद।